नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं रजत यादव आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी जीके का पोर्शन आ रहा है उसमें से सबसे पहले आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारी पहले की 2 क्लास नहीं देखी हो, पहले वो उन क्लासेस को देखे, उसके बाद इस क्लास पर आए, क्योंकि इसे समझने में आपको बहुत आसानी पड़ेगी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या अंतर होता है। उसी मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है। उसी मैंने आपको बताया कि संविधान 2 तरह का होता है, मौखिक संविधान, लिखित संविधान। और उसी मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान बना कैसे। तो आइए उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें ये लगने लगा कि भारत पर कोई प्रतापी राजा नहीं है, तो उन्होंने भारत पर शासन करने की सोची। इसी क्रम में आगे चल के 1764 में उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी, जिसमें वो विजयी हुए। और आगे चलकर 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अपने कब्जों में ले ली। अब ये यहाँ पर शासन करने आए थे, मतलब व्यापार करने आए थे और शासन करने लगे। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन पर कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट भारत भेजे, यानी कि 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजा, 1784 में पिक्स इंडिया एक्ट भारत भेजा। अब फिर भी ये लोग, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं मानी और उन्होंने भारतीयों को शोषण करना जारी रखा। आगे चलकर 1858 में सिपाही विद्रोह होता है। उसमें ये क्लियर हो जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर व्यापार नहीं करेगी या भारत पर जो शासन करने की मंशा बना रही थी वो नहीं करेगी। अब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन करेगी। अब क्या होता है, ब्रिटिश सरकार भी अपना वही रवैया अपनाती है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था, यानी कि उसका भी शोषण भारतीयों पर जारी रहता है। इसे देखते हुए भारतीयों को ऐसा लगता है कि हमारा भी कोई एक समूह होना चाहिए जो हमारी बातों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, ब्रिटेन सरकार के सामने रखे। तभी 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। वो भी कुछ ऐसा खास काम कर नहीं पाती भारतीयों के लिए, फिर भी काफ़ी हद तक काम करती है, बट उतना खास काम नहीं कर पाती। अब क्या होता है, यानी कि ब्रिटेन सरकार भारतीयों को शोषण जारी रखती है। इसे देखते हुए भारतीयों में कुछ क्रांतिकारी नेता होते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हमारा ही कुछ कानून हो या हमारे ही कुछ नियम हो, हम इनके नियमों का पालन क्यों करें। इसी को देखते हुए वहाँ भारत में संविधान सभा बनाने की मांग बहुत तेज़ी से उठती है। सबसे पहले 1895 में स्वराज पार्टी की तरफ से बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा बनाने की मांग की कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, आपके नियम हम नहीं मानेंगे। आगे चल के 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी संविधान सभा बनाने की मांग की, पर उसे भी नहीं माना। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी संविधान सभा बनाने की मांग की, पर उसे भी नहीं माना। 1934 में M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संविधान सभा बनाने की पहली लिखित मांग की, पर उसे भी नहीं माना। 1935 में पहली बार कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की मांग की, पर उसे भी नहीं माना। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा बनाई जाए जो हमारा संविधान बनाएगी, पर उन्होंने उसे भी नहीं माना। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल जाता है। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। ब्रिटेन को पोलैंड का साथ देने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है। फिर अब वो यहाँ पर एक गेम खेलते हैं ब्रिटेन वाले। वो ये सोचते हैं कि भारतीय काफ़ी टाइम से संविधान सभा बनाने की मांग कर रहे हैं, क्यों ना हम उस मांग को मान लें और भारत से सेना ले आएँ, क्योंकि भारतीय ऐसे सेना देने वाले थे नहीं। 1940 में पहली बार ब्रिटेन से ये बात सामने आती है। 1940 में पहली बार अगस्त प्रस्ताव भारत आता है। उसमें ये स्वीकार लेते हैं कि आपका भी एक संविधान होना चाहिए, यानी कि आपकी भी संविधान सभा बनाई जानी चाहिए।
अब इसे देखते हुए भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वो सोचते हैं चलो अब हमारा संविधान बनेगा, यानी कि अब हमारी संविधान सभा बनने के लिए तैयार है। अब वो देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या है, वो पढ़ते हैं उसके पेजों को, अगस्त प्रस्ताव को, तो उसमें लिखा होता है कि आप अपना संविधान बनाओ, पर जो लास्ट निर्णय होगा वो हम लेंगे, यानी कि हम आपको डोमिनेट स्टेटस देते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही बोल दिया था कि बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के हम अपना संविधान बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही था तो 1885 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, क्या वो ठीक से काम कर पा रही थी? नहीं कर पा रही थी। अब वही अगर इनके हाथ में सत्ता रही है, इनके हाथ में पावर रही, तो यही वही रवैया अपनाएंगे। इसे हमने मना कर दिया। अब जर्मनी वाले और आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रांस को हरा देते हैं, ब्रिटेन वालों को सेना की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। फिर 1942 में क्रिस मिशन भारत आता है, वो भी यही बात कहता है, पर वो ये बात समझ जाते हैं कि अगर हम कांग्रेस वालों को मना लेते हैं तो हम भारत से सेना ले आने में सक्षम रहेंगे। उन्होंने इस क्रिस मिशन में 2 गलतियाँ की थी। इन्होंने पहली बात ये कि इन्होंने कहा था कि हम आपको डोमिनेट स्टेटस देते हैं, वो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी, वहाँ पर उस टाइम मुस्लिम लीग भी थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर कांग्रेस की सीट आरक्षित हो जाएंगी तो ये संविधान बनेगा वो हिंदू के लिए बनेगा, ना कि मुस्लिम्स के लिए। तो उन्होंने पहली बार 1942 में अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। पर क्रिस मिशन भारत से सेना ले आने में सक्षम होता है। वो ये कहता है कि अब जो मिशन आएगा वो आपके फेवर में आएगा, इस टाइम हमें सेना की बहुत ज़रूरत है, आप कैसे भी करके हमें अपनी सेना भेज दीजिए। फिर हम यहाँ से अपने कुछ सैनिक भेज देते हैं। लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे 80,000 सैनिक शहीद होते हैं और उनकी शहादत को देखते हुए दिल्ली में इंडिया गेट बनाया जाता है। उस पर जो ईंट लगी है उनके नाम लिखे गए हैं, उन 80,000 सैनिकों के। अब क्या होता है, ब्रिटेन वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं और ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। वो भारत पर कैबिनेट मिशन 1946 में भेजते हैं। इसी के आधार पर हमारा संविधान बना था, यानी कि इस कैबिनेट मिशन को सभी ने स्वीकार कर लिया था। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में ऐसा क्या था जो हम सभी भारतीयों ने स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे पैथिंग लॉरेंस और एक सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, और A.B. अलेक्जेंडर थे। यहाँ पर मुस्लिम लीग ये बात कर रही थी कि हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए, यानी कि 2 संविधान सभा बनाए जाने चाहिए। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभा बनाने वाली बात को अस्वीकार कर दिया और काफ़ी हद तक इन्होंने मुस्लिम लीग को अपने फेवर में ले लिया। इन्होंने कहा कि चलो अब एक ही संविधान बना लो, आगे चल के हम आपको डिवाइड कर देते हैं, और इस बात को कांग्रेस ने भी मान लिया था। कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि 389 सीटों पर इलेक्शन होगा, यानी कि 389 सीटें, यानी 389 लोग संविधान सभा बनाएंगे, संविधान सभा में जाएंगे और संविधान बनाएंगे। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। कैबिनेट मिशन में कुछ पैसा भी आया था, 65 लाख रुपए कैबिनेट मिशन में आए थे। अब ये 389 सीटें कुछ इस तरह डिवाइड थी कि 294 + 4 93, यानी कि यहाँ से वो लोग वोट कराएंगे जहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से ये लोग आएंगे, और 93 देसी रियासतों से आएंगे। सदस्य देसी रियासत से आएंगे। अब 292 तो समझ में आता है, पर ये 4 क्या है? 4 चीफ कमिश्नर स्टेट थे। जिस तरह आज भी हमारे यहाँ पे राजधानियाँ होती हैं, यूटीज़ होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस तरह वहाँ पर ब्रिटेन वालों के भारत में 4 चीफ कमिश्नर स्टेट थे।
इनको हम याद करने के लिए A, B, C, D से डिनोट करते हैं। A फॉर अजमेर, अजमेर इनका एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। B फॉर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान एक था। C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। यानी कि इन्होंने कहा था कि 992 प्लस 4 यानी कि 996 सदस्य हैं, वो हमारे जो हमारे अंडर में क्षेत्र है वहाँ से आएंगे, और 93 देसी रियासतों से आएंगे। अब देसी रियासतों में इलेक्शन कराना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्शन कराने नहीं देते थे राजा। इन्होंने कहा था कि आप अपने सदस्य संविधान सभा बनाने के लिए मनोनीत करेंगे, मनोनयन होगा इन सदस्यों का, यानी कि 93 सदस्यों का मनोनयन होगा संविधान सभा में। पर इन्होंने संविधान सभा में आने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम अपना खुद का शासन चलाएंगे, अब हम खुद का जैसे चल रहा है पहले से ही वैसे चलाएंगे, हम संविधान सभा बनाने में आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो आइए अब मैं डाल देता हूँ इसे भी। दो सौ 96 सदस्य संविधान, 296 सीटों पर अब इलेक्शन होगा, यानी कि 93 सीटों पर देशी रियासतों ने आना मना कर दिया था। अब ये कुछ इस तरह, अब इनका इलेक्शन होता है जून जुलाई 1946 में। इसमें से 208 सीट मुस्लिम लीग कांग्रेस जीत जाती है, और 93 सीट मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य, यानी कि निर्दलीय, इनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, ना ही वो मुस्लिम लीग से थे, ना ही कांग्रेस से थे। अब क्या होता है, यहाँ पर मुस्लिम लीग समझ जाती है कि अब जो संविधान बनेगा उसमें हमारा कोई खास रोल होने वाला नहीं है, तो ये इस कैबिनेट मिशन से, इलेक्शन से बाइकआउट कर देते हैं, मना कर देते हैं। यहाँ से 12 सदस्यों को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ से जो 3 सदस्य थे वोट कर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, और लगभग मतलब 211 सदस्य कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। अब क्या ये 211 सदस्य ही संविधान बनाएंगे? जी हाँ, कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि काफ़ी टाइम से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए, अब ये निर्णय आया है, अब ये टाइम आया है कि हमारा भी संविधान होना चाहिए, तो हम उसके लिए संविधान सभा बनाने के लिए 211 लोग काफ़ी हैं। अब कोई हमारा कितना ही विरोध करे, अब हम नहीं रुकेंगे। अब ये 211 सदस्य संविधान सभा में बैठेंगे और अपना भारतीय संविधान बनाएंगे। आइए मैं इसे और ठीक से क्लियर करता हूँ। दो से 11 सदस्य संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा में बैठते हैं। इनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल, आज भी दिल्ली में है, इधर लोकसभा है, राज्यसभा है, बीच में जो जगह है उसे सेंट्रल हॉल बोलते हैं। यहाँ बैठकर ये लोग संविधान बनाएंगे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उसमें कोई भी काम नहीं होता है, उसमें खाली ये चुना जाता है कि इस संविधान ये जो लोग बैठे हैं इन्हें लीड कौन करेगा। जिस तरह क्लास में मॉनिटर होता है लोगों को मॉनिटर करने के लिए, और उसी तरह कि यहाँ पे एक हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो हम सबको लीड करे। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि हम किस तरह अपने अध्यक्ष को चुने। हमने लगभग 60 देशों के संविधान से अच्छी चीज़ें ली हैं। उसमें से फ्रांस के संविधान से हमने ये देखा कि जो भी सबसे बुजुर्ग आदमी होगा उसे हम संविधान सभा का अध्यक्ष बनाएंगे। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है पहली बार। अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ये उस संविधान सभा में सबसे ज़्यादा
बुज़ुर्ग थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब ये इतने खुश हो जाते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, ये मतलब ख़त्म हो जाते हैं, ये इनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, अब आता है 11 दिसंबर। संविधान सभा की जो बैठकें चल रही थी वो अल्टरनेटिव चल रही थी। संविधान सभा में जो भी सदस्य थे उनका ये कर्तव्य था कि वो एक दिन सरकार चलाएं, यानी भारत चलाएं, भारत को देखें और एक दिन अपना संविधान बनाएं। तो 10 को तो उन्होंने मतलब भारत में जो सरकार के रूप में काम करते हैं वो काम किया। और फिर डेट आती है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को जो ये निर्णय लिया जाता है कि हमारा एक परमानेंट, एक स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए संविधान सभा का। तो यहाँ पर कुछ सदस्य चुने गए थे, जैसे कि अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी कभी नहीं हुए तो उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। तो यहाँ पर उपाध्यक्ष चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णामाचारी को। यानी कि हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। यहीं पर हमने संवैधानिक सलाहकार चुना था। जिस तरह भारत के भी एक सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, मुख्यमंत्री के भी सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री के भी सलाहकार होते हैं, राष्ट्रपति के भी सलाहकार होते हैं, उसी तरह हमने अपना संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सलाहकार चुना। बी.एन. राव को। बी.एन. राव ही पहले व्यक्ति थे जो भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट, जो कि जिसका हेडक्वार्टर हैग में है, वहाँ पर ये जज बने थे। अब दूसरी बैठक हुई थी, यहाँ पर ये चीज़ साफ कर दी गई थी, मतलब अध्यक्ष चुन लिया गया था, उपाध्यक्ष चुन लिया गया था, संवैधानिक सलाहकार चुन लिया गया था। अब होती है तीसरी बैठक। तेरह दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, इस बात को उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि जो संविधान हम बना रहे हैं वो संप्रभु होगा, यानी कि जो भी हम निर्णय लेंगे वो हम खुद के लेंगे, स्वतंत्र होगा, गणराज्य होगा, और जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो जनता में निहित होंगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, रंग के आधार पर जो भी संविधान होगा सबके लिए होगा। यहाँ पर क्या होता, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, पेश किया गया पर इसे अपनाया नहीं गया था। अगर मैं आपको सारी बैठकें पढ़ाऊँ तो 166 बैठकें हुई थी संविधान सभा में। अगर मैं सारी बैठक पढ़ाऊँगा आपको तो 2 साल लग जाएंगे संविधान कंप्लीट करने में, और ये सारी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट बैठकें हैं वो पढ़ा दूँगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब एक बैठक होती है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था उसे पारित कर दिया जाता है। यानी कि
उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, यानी कि सभी सदस्य इसे स्वीकार कर लेते हैं कि जी हाँ, हम ऐसा ही संविधान बनाएंगे। अब बैठक होती है 22 जुलाई 1947 को। इसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा झंडा अपनाया जाना था। इसमें 2 झंडे पेश हुए थे। इस संविधान सभा में 2 झंडे पेश हुए थे, एक गांधी जी का चरखे वाला और एक हमारा भारतीय तिरंगा झंडा। उसमें 80% मतदाता के आधार पर ये हमारा तिरंगा झंडा चुना गया था, पर गांधी जी को बुरा लगा था, पर क्या कर सकते थे, जो चुन के लोग आए थे उन्होंने चुना था। अब के जो हमारा तिरंगा झंडा है, ये क्वेश्चन आता है कि तिरंगा झंडा किसने बनाया है। हमारा तिरंगा झंडा पिंगले वेंकैया ने बनाया था, और उसी डेट को यानी कि 22 जुलाई 1947 को हमारा फ्लैग कोड लागू हो गया था। उसमें ये कह दिया गया था कि जो भारत का झंडा है उसको बनाने का अनुपात 2:3 में होगा। उसका अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उस पर राष्ट्रीय कानून लगेगा। तो ये बैठक यहाँ पर होती है, यहाँ पर झंडा अपनाया जाता है। अब आगे चलकर 16 मई 1949 को ये बैठक होती है इम्पोर्टेंट। इसमें भारत राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो जाता है। अब ये राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं? राष्ट्रमंडल देश वो देश होते हैं जिस पर कभी न कभी ब्रिटेन का शासन था, यानी कि जिस पर कभी न कभी ब्रिटेन वालों ने अपना अधिकार जमाया था। तो हमने 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ग्रहण की। अब बैठक होती है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हमने अपना संविधान बना के तैयार कर लिया था, यानी कि हमने अपना संविधान कंप्लीट रूप से बना लिया था, पर इसे हमने लागू नहीं किया, इसे हमने खाली अपनाया था, यानी कि अपनाया एडॉप्ट किया था। इसे हमने लागू इसलिए नहीं किया कि एक ऐतिहासिक घटना थी। 31 दिसंबर 1929 को हमने लाहौर में अधिवेशन किया था। उसमें हमने अपने आप को पूर्ण स्वराज के लिए उसमें हमने ब्रिटेन के सामने ये बात रखी थी कि हमें अपना पूर्ण स्वराज दे दीजिए, हमारा कुछ अपना पूर्ण स्वराज होना चाहिए। पर ब्रिटेन वालों ने इस बात को नहीं माना। तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब इसी घटना को, इसी डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने का निर्णय लिया। छब्बीस जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने का निर्णय लिया, यानी कि हम इस डेट को अपना संविधान लागू करेंगे। अब इससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं थीं कि अब हम अपना संविधान लागू तो करेंगे, पर हमारे देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, हमारे देश का एक राष्ट्रगान होना चाहिए, राष्ट्रगीत होना चाहिए। अब इससे पहले एक बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इसमें लागू हम इस डेट को करेंगे, इससे पहले हमारा होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रगान होना चाहिए। इसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना राष्ट्रपति चुन लिया गया था, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत चुना था, और जनगण मंगल को जनगण मंगल राष्ट्रीय गान चुना। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी, और राष्ट्रीय गान की रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की थी। तो आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा और इसकी और कुछ खासियत हैं। ये संविधान किसने लिखा, इसमें कुछ समितियां थीं जिनने इसे बनाने में बहुत मदद की थी, तो कल मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
धन्यवाद।